हेलो दोस्तों, माइंड मैन एजुकेशन में जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आई हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें और अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक नए पदार्थ यानी कि उसमें नया गुणधर्म होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सरल भाषा में इसको कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करें, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है भोजन का पाचन। हम भोजन करते हैं, हमारा शरीर जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसका जो पाचन होता है वो भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लग जाना। जब अगर लोहा को हम लोग घर से बाहर छोड़ दें और उसमें जब वो वायु और पानी के संपर्क में आता है तो क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है। जंग लगाने के लिए, जंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको पेंट करते हैं। ये भी क्या रासायनिक अभिक्रिया, इसमें इसका कलर चेंज हो जाता है, भूरा हो जाता है लोहा। तीसरा है दही का बनना। दूध से दही का बनना। जब दूध में हम लोग थोड़ा सा दही का जोरन डालते हैं तो उससे क्या हो जाता है? दही बन जाता है। किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस जो एक जीवाणु है, जब उसमें ज्यादा उसका जनसंख्या बढ़ते जाता है तो क्या होता है? वो दही बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कुछ रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होते कैसे? ठीक है, वायु के संपर्क में आने पे जंग लगने से होता है। दूसरा, अंगूर के रस का किण्वन बनना, यानी कि अंगूर का रस को अगर हम लोग धूप में रख दे तो क्या जाता है? एक नशीला पदार्थ जैसा बन जाता है, जैसे कि शराब को बोल सकते हैं। तीसरा, भोजन का पकना। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो वो भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें जब हम लोग आग जलाते हैं तो उससे क्या होता है? खाना पकता है, वो भी एक प्रकार की है रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग कैसे पहचानें कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? पता कैसे चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, उसको पहचानना है। पहला, उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि उसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, गैस का निकाय होना, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उससे क्या निकलता है? गैस निकलता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बताए क्या होता है? भोजन का पकना। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उससे क्या होता है? गैस निकलता है, यानी कि भाप निकलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तीसरा, रंग में परिवर्तन होना। अभी यहाँ बताएं कि वायु के संपर्क में आने पर जंग लग जाता है। जब जंग लग जाता है तो लोहा का कलर कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। इससे हमको पता चल जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। चौथा, ताप में परिवर्तन होना। अगर किसी चीज को किसी चीज में अगर हम परिवर्तित करेंगे, अगर ताप के माध्यम से यानी कि आग के माध्यम से करेंगे तो उसके ताप में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अगर वो थोड़ा सा गर्म है तो हो सकता है। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक रासायनिक अभिक्रिया के चिन्हात्मक या प्रतीकात्मक प्रदर्शन को रासायनिक समीकरण कहते हैं। चिन्हात्मक यानी कि चिन्ह इसका दिया है, प्रतीकात्मक भी इसी को बोलते हैं। चिन्हात्मक या प्रतीकात्मक प्रदर्शन करता है, यानी कि दिखाता है कि एक समीकरण बना हुआ। समीकरण कैसे बनता है? एक चिन्हात्मक प्रतीकात्मक चिन्ह की वजह से रासायनिक समीकरण बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, पहला अभिकारक, दूसरा उत्पाद। चलिए देखते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें एक पदार्थ रहता है जो भाग लेता है, उसको रासायनिक अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब दो पदार्थ मिलता है तो एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो उत्पाद का क्या करता है? वो निर्माण करता है। उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। ये जो 2H2 + O2 ये अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, इसको अभिकारक कहते हैं। ये क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और जब ये रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो जाएगी तो जो उत्पाद प्राप्त होगा उसको उत्पाद कहेंगे। मतलब जो समीकरण प्राप्त हो रहा है, ये अभिकारक भाग ले रहा है, इससे जो बन रहा है, इससे जो निर्माण हो रहा है उसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। समीकरण के दो भाग होते हैं। पहला, संतुलित रासायनिक समीकरण।
ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें समता के चिन्ह के दोनों ओर अर्थात अभिकारक और उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समता के चिन्ह यानी कि इसके दोनों ओर, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, इसमें क्या होना चाहिए कि ये तत्वों के परमाणु संख्या यानी कि ये H एक तत्व है, इसका ये परमाणु संख्या जो है ये 4 है, तो इधर भी क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आगे देखते हैं कि इसको समान कैसे करते हैं। ठीक है, हीट एंड ड्राई मेथड से करने सीखते हैं, हीट एंड ड्राई मेथड से। ठीक है, N एक तत्व है और उसका परमाणु संख्या यहाँ 2 है, इसको हमको इधर बराबर करना है। ठीक है, तो N इधर 2 है और N इधर 1 है, तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 से इसको गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ N 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब यहाँ देखना है कि H कितना है? 2 है। ठीक है, और इधर H कितना है? 4 और ये 2 8 H है, तो इसको यहाँ बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 4 से यहाँ गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8 H। अब देखिए बराबर हुआ कि नहीं? N 2 है, N 2 है, फिर H जो है वो 8 है और इधर भी 8 है। अब इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं, N2 + 4H2 2NH4, यह हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ Pb एक अलग तत्व है, वो अलग है, ठीक है, और C अलग है। अब यहाँ Pb क्या है? 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ O 1 है लेकिन यहाँ O कितना है? 2 है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 O हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन क्या हुआ? यहाँ Pb क्या हो गया? 2 हो गया, यहाँ 1 ही है, तो इधर भी इसको क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। ये 2 Pb हो गया, 2 हो गया, O 2 हो गया, E भी 2 हो गया, सब बराबर हो गया। C 1 है, यहाँ भी C 1 है, हो गया, संतुलित हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं 2PbO + C 2Pb + CO2। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। समीकरण रासायनिक समीकरण का दूसरा, ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें समता के चिन्ह के दोनों ओर अर्थात अभिकारक और उत्पाद की सभी तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? असमान होती है, उसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। संतुलित में दोनों समान होना चाहिए और असंतुलित में असमान होता है, खत्म। आगे चलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व जानते हैं कि संतुलित मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है, यानी कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसके अनुसार जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही तो सृजन होता है, यानी कि ना ही तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है ना ही घटता है। अर्थात प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान समान होना चाहिए, अतः संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी है। इसके कहने का मतलब है कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में जो है उत्पाद के तत्वों का जो कुल द्रव्यमान है वो समान होना चाहिए। ठीक है, अतः संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें, और अच्छा लग रहा है तो अंत तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार हैं, ठीक है, जो यहाँ लिखा है। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार है। ठीक है, चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी कि जो भाग लेते हैं वो मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल दिया है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या कर रहे हैं?
एकल उत्पाद का निर्माण करे। ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करे उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा भाग, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करता है? निर्माण करता है। अभी हम लोग पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसमें क्या था? दो या दो से अधिक अभिकारक जो है मिल करके क्या करता था? एकल उत्पाद का निर्माण करता था। और इसमें जो है एकल उत्पाद जो है टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ CaCO3, इसको हम लोग संगमरमर बोलते हैं। संगमरमर यानी कि मार्बल, संगमरमर। ये जो है टूटा है CaO और CO2 में। ठीक है, ये टूट कर क्या कर रहा है? वियोजन अभिक्रिया का पालन कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला उष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकाशीय वियोजन, तीसरा विद्युत वियोजन। देखते हैं उष्मीय वियोजन क्या कहता है। उष्मीय वियोजन उसे कहते हैं जो उष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया को करता है, उसको क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं? उष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाने वाली वियोजन को क्या कहते हैं? वह अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें उष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, तीसरा विद्युत वियोजन किसे कहते हैं? विद्युत वियोजन किसे कहते हैं? विद्युत के द्वारा क्या है? विद्युत के द्वारा की जाने वाली वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ जो है कम अभिक्रियाशील पदार्थ को क्या करता है? उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये है कि अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ जो है वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से क्या करता है? अलग कर देता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि है Fe+CuSO4, ये एक अभिक्रियाशील पदार्थ है, ये भी एक अभिक्रियाशील पदार्थ है। ये ज्यादा और ये क्या है? कम है। तो ये क्या कर रहा है? इसके यौगिक को क्या कर रहा है? इसे यहाँ अलग कर दिया, क्या कर लिया? अपने में शामिल कर दिया। इसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हो रहा है? आदान और प्रदान हो रहा है, यानी कि दे भी रहा है और ले भी रहा है। ठीक है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 + BaCl2। ठीक है, ये क्या कर रहा है? BaCl2, इसके पास Cl2 था। ठीक है, Cl2 था, ये क्या किया? इसको दे दिया Cl, और SO4 को क्या किया? ये Cl जो है SO4 को इसको दे दिया, यानी कि दिया भी और लिया भी। इसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक और अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया की एक और प्रकार है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ अवक्षेप का भी निर्माण होता है। अवक्षेप मतलब होता है कचरा, है ना, जो गंदगी होता है, क्या करता है? अवक्षेप का भी क्या करता है? निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यार एग्जांपल, चलिए सबसे लास्ट, ठीक है, अभिक्रिया का जो प्रकार है उसको देखते हैं। उपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। पहला, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2 मेन पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, पहला, ऑक्सीजन की यहाँ वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, उसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल C+O2। ठीक है, C+O2, यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, यहाँ कार्बन का दहन होगा। CO2 में यहाँ कार्बन का दहन होगा, कार्बन जलेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों सेम है, बस इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, और इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं?
अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। यहाँ पे ऑक्सीजन था, ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। संक्षारण किसे कहते हैं, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी से अभिक्रिया कर किसी धातु की सतह को क्या करती है, संक्षारित कर देती है, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब लोहा को अगर हम लोग बाहर रख दें तो उसमें जो पानी, हवा, नमी के कारण क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, क्या करता है, उस धातु की सतह को क्या करता है, संक्षारण करने लगता है, यानी कि संक्षारित करने लगती है, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगा, अब इससे बचाव करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जांपल लोहे में जंग लगता, अब लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोहे को क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, ठीक है। संक्षारण से बचाव के लिए हम लोग धातु पे ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर उसको संक्षारण से बचा सकते हैं, लोहे को पेंट करके उसको बचा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जस्तीकरण करके बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, विकृत गंधिता उसे कहते हैं जो तेल एवं वसा युक्त या वसा युक्त पदार्थ को लंबे समय तक रखने से, क्या करने से, रखने से वो खराब होने लगता है। उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को अगर हम लोग ज्यादा दिन तक रखेंगे तो उसका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, उसका गंध चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज खराब हो जाता है तो देखते खट्टा खट्टा स्वाद आता है, उसका जो बदबू करता है, उसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो वसा युक्त जो पदार्थ है उसको क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, ठंडे जगह पे रखेंगे, उससे क्या होगा, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं जस्तीकरण किसे कहते हैं। जस्तीकरण किसे कहते हैं, विद्युत के द्वारा किसी धातु पर किसी धातु की सतह पर ऐच्छिक धातु की परत को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को जस्तीकरण या विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत के द्वारा किसी धातु की सतह पर क्या करते हैं, ऐच्छिक धातु, यानी कि अपना मनपसंद धातु की जो सतह है उसको क्या करते हैं, विद्युत के द्वारा क्या किया जाता है, उस पर नए परत चढ़ाया जाता है, निक्षेपित यानी कि चढ़ाना, ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण या विद्युत लेपन कहते हैं। समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछता है। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें तत्व का जो संख्या है उसको क्या करना है, समान करना है, तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। चलिए करते हैं। Fe, इधर Fe कितना है, 1 है, इधर कितना है, 3। इसको इधर बराबर करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इधर देखते हैं H 2 है, इधर कितना है H, ये भी 2 है, तो ये और ये क्या हो गया
बराबर है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ O कितना है 1 है, इधर 4 है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ 4 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो O क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। बट यहाँ 4 लिखने से क्या हो गया, ये और इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8H, और इधर कितना है सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे इसको 4 से गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए सब समान हो गया, Fe3 है तो Fe3, यहाँ भी Fe3, 8H, यहाँ भी 8H, यहाँ पे 4O, तो यहाँ पे भी 4, क्या हो गया रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। चलिए इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं। Fe plus 4H2O Fe3O4 plus 4H2, ये क्या हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। और यहाँ N2 है और यहाँ N1 है, ठीक है, ये साइड 2 है और ये साइड 1 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे बढ़ाएंगे। अब ऐसा मत करिए कि यहाँ 2 मिटा दिए तो बराबर हो गया, बढ़ाना है इसमें, ठीक है, तो N यहाँ 2 है यहाँ 1 है, इसको यहाँ क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। यहाँ H2 है, यहाँ कितना हो गया 3 2 जा 6H, कितना हो गया 6H, और यहाँ कितना है 2, इधर क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, हो गया बराबर। N2 यहाँ पे भी N2 हो गया, यहाँ H6 हो गया, यहाँ पे भी H6 हो गया। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, N2 plus 3H2 2NH3। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले यहाँ लिखा हुआ C यहाँ 1 है, यहाँ 6, ठीक है, अब यहाँ करने के लिए क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब H यहाँ क्या है 12 और यहाँ कितना है 2 है, तो इसको भी यहाँ क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, तो यहाँ H 12 है, यहाँ पे 12 हो गया, कैसे, तो 6 और 2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12H, ठीक है। अब यहाँ O6 है और O2 है, 6 और 2 कितना हो गया 8, और यहाँ कितना है 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6, 12 6 कितना हो गया 18, और यहाँ कितना 8। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 18 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 6 से गुना करना पड़ेगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, पहले से 8 था लेकिन इसको यहाँ गुना कर देते हैं, आ गया 12 और ये पहले से 6 था। अब देखिए बराबर हुआ कि यहाँ पे 6C, यहाँ पे 6C है तो यहाँ पे भी 6C, ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 कितना 18 O है, यहाँ पे कितना हो गया 18 O, ये दोनों को मिला के उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 6 दूनी 12H, यहाँ पे कितना है 12H, ये क्या हो गया CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2। चलिए देखते हैं लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन BA, यहाँ पे भी BA, यहाँ एक B है तो यहाँ पे भी एक है, ठीक है। अब यहाँ Cl2 है, क्या है Cl2 है, तो यहाँ पे क्या है Cl एक ही है, यहाँ पे यहाँ तक देखना है पूरा, इस लाइन में Cl सिर्फ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको बढ़ाने के लिए यहाँ क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करने के बाद Cl2 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद H2, यहाँ H2 है तो यहाँ पे भी क्या हो गया H2 हो गया। अब यहाँ SO4, यहाँ पे SO4, ये तो बहुत जल्दी
संतुलित हो गया। अब इसके यहाँ लिख देते हैं BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब समझ में आया होगा। चलिए आज हम आप लोग को 4 ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा भिड़ने की संभावना है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में 90% आ सकता है। चलिए देखते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? वायु में यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने से पहले हम उसको साफ क्यों करते हैं? क्वेश्चन ये क्या है, चलिए इसका आंसर जानते हैं। मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, एक बहुत ही सक्रिय धातु जो वायुमंडल के संपर्क में आने से क्या होता है, बहुत ही अति सक्रिय हो जाता है, जो जलने से क्या करता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बनाता है जो कि मैग्नीशियम रिबन की सतह को क्या कर देता है, धुंधला कर देता है। इसलिए इसको जलाने से पहले क्या किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे वायु में पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए साफ किया जाता है, साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन एक बहुत ही सक्रिय धातु है। मैग्नीशियम रिबन एक बहुत ही सक्रिय धातु है। क्या है, एक बहुत ही सक्रिय, वायुमंडल के संपर्क में आने से मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या करता है, परत बना देता है। एक मोटी परत बना देता है, मोटी परत बना देता है, जिसके कारण इसकी सतह धुंधली हो जाती है। क्या होती है, इसकी सतह धुंधली हो जाती है। इसे रेगमाल से साफ किया जाता है। किस चीज से साफ किया जाता है, रेगमाल से। चलिए फिर से समझते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करते हैं? ठीक है, क्या लिखा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है
क्योंकि मैग्नीशियम रिबन एक बहुत ही क्या है, सक्रिय धातु, सक्रिय यानी कि बहुत जल्दी आप पकड़े, ठीक है। जैसे कि आपने सोडियम और पोटेशियम के बारे में सुना होगा, वो भी क्या है, बहुत सक्रिय धातु, इसलिए उसे क्या किया जाता है, केरोसिन के तेल के डिब्बे में डालकर रखा जाता है। बहुत ही सक्रिय धातु जो वायुमंडल के संपर्क में आने से मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक मोटी क्या करता है, परत बना देता है, जिसकी इसकी सतह क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है। अगर हम धुंधली सतह पे ही अगर मैग्नीशियम रिबन को जला दे तो उससे लाइट बाहर आ पाएगी नहीं, इसलिए इसे क्या किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है जलाने से पहले। क्षेपीय अभिक्रिया है कैसे? सबसे पहले श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है कैसे? तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है हम लोग भोजन करते हैं और जो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूट कर क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज जो है हमारी कोशिकाओं में मिल जाता है, जिससे हमें क्या होता है, ऊर्जा प्रदान होती है। हमें जीवित रहने एवं कार्यों करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम श्वसन कहेंगे। इसलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट, हम लोग भोजन के रूप में क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्या करते हैं, लेते हैं, जो टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है, जो टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है। जो हमारी कोशिकाओं में मिलकर हमें जीने एवं कार्य करने में, जीवन जीने एवं कार्यों को करने में, क्या करने में, कार्यों को करने में ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। हम इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब लिखेंगे, श्वसन में हमें क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बच्चों आप लोग इसको रटिएगा नहीं, इसको समझने का कोशिश करिए और समझ के इसे बनाने का कोशिश करिए। चलिए तो एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे, ठीक है। जब हम भोजन करते हैं तब हमारा भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, हम लोग भोजन के रूप में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूट कर क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं में मिलकर क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और आप लोगों को तो पता है कि ऊर्जा से हम क्या करते हैं,
अपने जीवन जीने और कार्यों को करने के लिए क्या हमें जरूरत पड़ती है? ऊर्जा। ये हमें क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इसीलिए श्वसन को उष्मा क्षेत्रीय विक्रिया क्या कहा जाता है, क्योंकि श्वसन में जो है हमें क्या होती? ऊष्मा प्राप्त होती। क्या होती? ऊष्मा प्राप्त होती। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अच्छे से समझ में आया हो, अगर अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें।